नमस्कार। विस्थापन से रातों रात गांव गायब हो जाते हैं, कस्बे दिन रात मरते हैं बेआवाज़। आज़ादी के बाद बड़े बांधों ने अकेले भारत में ही लगभग 3.5 करोड़ लोगों को उजाड़ दिया। ऐसी ही समस्या पर आधारित है आज की हमारी कहानी माटी वाली। तो आइए पढ़ते हैं कहानी विद्यासागर नौटियाल की रची माटी वाली। समसामयिक कथाकार विद्यासागर नौटियाल का जन्म टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के माली देवल गांव में हुआ था। यहाँ पर लेखक ने विस्थापितों की समस्या को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रकट किया है। जब टिहरी बांध यानी जब टिहरी विकास परियोजना आरंभ हुई तो उस समय जो मुश्किलें आईं, गरीब और श्रमिक वर्ग को विशेष रूप से इस समस्या से जूझना पड़ा, तो उसका बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील ढंग से वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया गया है। तो यहाँ सबसे पहले मैं टिहरी विकास परियोजना के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। ये परियोजना जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है, टिहरी बांध, और ये बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भीलांगना नदी है, जिनके संगम पर इस बांध को बनाया गया है, जिसका नाम है टिहरी बांध। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है, जो इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। और इस बांध से उत्तराखंड के आसपास के जो 23 गांव और 72 अन्य गांव को जो है वो लाभ मिल रहा है। तो इस पाठ में लेखक ने विस्थापन की समस्या को विशेष रूप से उजागर किया है, क्योंकि विस्थापन का सबसे पहले मैं अर्थ अगर आपको समझाना चाहूँ तो अर्थ ये है कि विस्थापन का अर्थ है विकास के नाम पर लोगों को उनके घरों से उजाड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना। आज देश में हर साल लगभग 15 लाख लोग अलग अलग विकास योजनाओं के कारण विस्थापित हो रहे हैं। लोग सरकारी योजनाओं के कारण सरकार के आदेशों के खिलाफ तो जा नहीं सकते, उन्हें जबरदस्ती अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता है। सरकार कीमत चुकाकर अपना फर्ज पूरा कर देती है, लेकिन लोग अपनी जमीनों घरों से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए उनके लिए एक झटके में सब कुछ छोड़कर चले जाना आसान नहीं होता, और इससे उन रोजगार भी छूट जाता है, घर बार तो छूटता ही है। और जो अमीर लोग हैं उन पर तो विस्थापन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन गरीब लोगों की जो जीवन की धारा है वो ही बदल जाती है। अब माटी वाली जो कहानी है, इसमें भी उसी पीड़ा की बात की गई है, जो काम धंधा रहने का स्थान दोनों ही खो बैठती है। तो आइए कहानी में देखते हैं। एक टिहरी नगर है और उसमें माटी वाली जो है वो माटी ढोने का काम करती है, और उसे पूरा टिहरी शहर पहचानता है, क्योंकि इस महिला का प्रतिद्वंद्वी जो है वो वहाँ पर कोई नहीं है। और टिहरी शहर के घरों में इसके बिना चूल्हा तक नहीं जलता। चूल्हे चौके की लिपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए घर में लाल मिट्टी होनी ही चाहिए। मिट्टी बेचने वाली ये औरत नाटेगत की निम्न वर्ग की एक महिला है, और शहर वाले इसे ही नहीं बल्कि इसके कनस्तर तक को पहचानते हैं। अब जब माटी वाली घर में माटी उड़ेलती है यानी डालती है, तो घर की मालकिन उसे खाने के लिए 2 रोटियां भी दे देती है। वह एक खाकर दूसरी रोटी कपड़े में छिपा लेती है। दूसरी रोटी वो अपने पति के लिए लेकर जाना चाहती है, क्योंकि उसका पति जो है वो बूढ़ा है, बीमार रहता है, और वो उसे ये रोटी शाम को जाकर खिला देती है। अब जब वो रोटी मालकिन उसे देती है,
तो साथ में उसे वो चाय भी देती है। तो अब गरीब बुढ़िया चाय को एक अच्छा साग कहती है ना, साग यानी सब्जी कहती है। तो मालकिन ने कहा कि भूख अपने आप में साग होती है, कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। तो इस में जो है वो, अगर हम इसकी बात करें कि भूख मीठी या भोजन मीठा, तो भूख के कारण जो है वो भोजन स्वादिष्ट लगता है। अगर पेट भरा हुआ है तो अच्छे से जो अच्छा भोजन है वो भी आपको संतुष्टि नहीं देगा, है ना। और अगर जब आपको जोरों की भूख लगी है तो रूखा सूखा भोजन भी जो है वो आत्मिक सुख देता है। और आजकल जो लोग हैं वो बिना भूखे ही भोजन कर लेते हैं, है ना। इसीलिए उन्हें जो है वो तरह तरह के जो व्यंजन हैं, या हम यूँ कह लें कि 56 भोग भी जो है मन को लुभाते नहीं हैं। और जो यहाँ माटी वाली है वो दिन भर काम करती है और भोजन जुटाने और बनाने का इंतज़ाम वो नहीं कर पाती, इसलिए लोगों के घरों से जो मिला बचा कुचा भोजन है उसे वही पूरी संतुष्टि दे देता है। तो इस तरह जो है वो माटी वाली मालकिन को कहती है कि जिसमें उसे चाय परोसी जाती है वो पीतल के बर्तन में उसे वो देती है। तो वो कहती है कि पीतल के बर्तन आपने संभाल कर रखे हैं, नहीं तो अब तो ये किसी घर में नहीं मिलते, है ना। लेकिन मालकिन जो है उसके जवाब में कहती है कि ये तो जो पुरखों की गाड़ी कमाई की सौगात है और इसी कारण वो उन्हें नहीं बेचती है ना। और क्योंकि आज जो है वो स्टील, कांच और चीनी मिट्टी के बर्तनों ने जो है वो पीतल और कांसे के बर्तनों का स्थान ले लिया है। और पीतल के जो गिलास में जब उसे चाय मिलती है तो जो माटी वाली है उसे हैरानी होती है ना, कि माटी वाली जो है इन बर्तनों को बेचने की बात इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर वो बेचेगी तो जो औने पौने दाम है उसमें वो बिकेंगे, है ना। जो कीमत जो है उससे ज़्यादा उनके भावनाओं की कीमत है, क्योंकि पूर्वजों ने जो है वो खुद कष्ट सहकर भूखे रहकर ये विरासत जो है वो संजोई होगी। और आज की पीढ़ी उसे नहीं समझ पाती है और उसे पुराना कहकर उसे बेच डालती है। लेकिन मालकिन ये चाहती हैं कि हम उसकी अमानत को बचाकर रखें और सहेज कर हम उसे रखें, क्योंकि ये जीवन जो है वो युवा पीढ़ी में जो इस भावना से जो अपरिचित है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि माटी वाली जो है वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कहती है कि ज़मीन जायदाद के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएंगे, लेकिन उसका क्या होगा, उसकी तरफ तो देखने वाला भी कोई नहीं है ना। वो तो किसी और के ज़मीन पर जो है वो रह रही है। इसलिए वो चाय पीती है और चाय पीकर दूसरे घर चली जाती है और वहाँ से मिट्टी लाने का आदेश मिला है और तो 2 रोटियां भी मिलेंगी। और उससे भी वो कपड़े के छोर में जो है वो बांध लेती है। उसका गांव शहर से आधे घंटे भर के रास्ते पर था। अब सुबह घर से निकलकर माटा खान से मिट्टी खोदकर घर घर पहुंचाने में उसे सुबह से रात हो जाती थी। आज उसके पास जो कुछ पैसे थे तो सोचा उसने बूढ़े पति को रूखी रोटी न देगी, उसके लिए वो पाव भर प्याज भी खरीद लेती है ताकि प्याज तलकर रोटी के साथ उसे वो दे सके। अब माटी वाली जो एक मजबूर पत्नी है, उसका पति जो है विवश है, बूढ़ा है, वो काम करने के योग्य नहीं रहा है, पूरी तरह वो पत्नी पर निर्भर हो चुका है। इसलिए माटी वाली उसका पूरा ध्यान रखती है और खुद खाने से पहले उसके लिए बचाकर रखती है। और इस मुश्किल घड़ी में भी बीमार पति के लिए रोटियों का जुगाड़ करती है। उसके मन में अपने जीवन साथी के लिए गहरा प्रेम और लगाव है। वो भावुक होकर रास्ता जो है कश्मकश में काट देती है कि आज अपने पति को बड़े मनोयोग से भोजन कराएगी, प्याज की सब्जी परोसेगी, है ना। एक दिन की कमाई से वो पाव भर प्याज भी खरीदती है। और शायद उसे ये नहीं पता था कि आज जो है उसका ये भोजन वो ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, है ना। वो उसकी दिनचर्या ही जो है वो इसी तरह से रहती है। और रोटियों की गिनती करते और सोचते सोचते वह घर पहुंचती है
तो पता चलता है कि उसका बूढ़ा पति मर चुका है। टिहरी बांध के पुनर्वास का मुआवजा देने के लिए एक अधिकारी घर पर जो है प्रमाण पत्र मांगता है, जो बुढ़िया के पास नहीं है। उसे चिंता होती है कि बांध बनने के बाद वह खाएगी क्या और जिएगी कैसे, है ना। अब वो जो साहब आते हैं वो बोलते हैं कि इसका फैसला कोई और नहीं, वो स्वयं करे, है ना। अब धीरे धीरे जो है वो टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया जाता है और शहर में पानी भरने लग जाता है। शहर में जो है वो आपाधापी मच जाती है। शहरवासी घरों को छोड़कर भागने लगते हैं। पानी भरने से जो है सबसे पहले शमशान घाट डूब गए। अब माटी वाली अपनी झोंपड़ी में बैठी रही और वह सबसे पहले यही कहती रही कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो है वो बहुत गहरी बात छुपी है कि गरीब आदमी के रहने का तो ठिकाना नहीं छीनना चाहिए, लेकिन दूसरे स्थान पर क्योंकि बसने में वो समर्थ नहीं होता है, इसलिए अगर वह अपने मूल स्थान से उजड़ गया तो फिर उसकी मिट्टी खराब हो जाती है। यानी कि माटी वाली घर से तो बेघर हो चुकी थी क्योंकि वह किसी जमींदार की ज़मीन पर झोंपड़ी बनाकर रहती थी। अब पुनर्वास अधिकारी ने जब जमीन के कागजात मांगे तो उसके पास तो कोई सबूत नहीं था। उसकी पहली समस्या तो मरे हुए पति का अंतिम संस्कार करना था, लेकिन शहर भर में पानी पानी हो गया था। इसके कारण जो शमशान घाट है वो भी डूब चुके थे। वह लाचार होकर कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो असल में गरीबों का जीवन ही शमशान की तरह उजड़ा और वीरान होता है। जो सरकारी योजनाएं हैं वो जिंदगी को तहस नहस कर देती है और उसे मूलभूत जरूरतों के लिए भी भटकना पड़ता है। और माटी वाली सदमे में अपनी सुध-बुध भी खो बैठती है। उसे अपना जीवन अंधेरे में घिरा नजर आने लगता है और वो बावली सी होकर वो ये कहती है कि गरीब आदमी का शमशान भी नहीं उजड़ना चाहिए। तो यहाँ पर इस कहानी में हम देखते हैं कि जो विस्थापन की समस्या है, वो समस्या जो है वो विस्थापन सिर्फ विकास के नाम पर ही नहीं होता है। कई बार जो है वो शहरीकरण हो गया है, सामाजिक हो गया है, दंगे फसाद हो गए हैं, उस कारण लोगों को विस्थापन करना पड़ता है ना। तो बहुत से अनेक कारण होते हैं जब विस्थापन करना पड़ता है। तो जो गरीब है उसके लिए विस्थापन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यानी कि अपने जीवन को लगभग समाप्त करने के समान है। तो बहुत ही मार्मिक वर्णन इस कहानी में किया गया है और मैं आशा करती हूँ कि आप अवश्य समझ गए होंगे।